हॉगवर्ट्स वापस जाने की खुशी हैरी को बेशक बहुत थी, मगर कहीं न कहीं रॉन के घर पूरी वीजली फैमिली के साथ बिताए हुए ये कुछ दिन उसकी उन्हीं यादों में से बन चुके थे जिन्हें वो कभी भूलना नहीं चाहता था। हालांकि किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंचते ही उसके साथ साथ रॉन के सामने एक नई मुसीबत आ चुकी थी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के पार जाते हुए उन्हें हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को पकड़ना था वो उनसे हो ही नहीं पाया, क्योंकि दरअसल पूरी वीजली फैमिली के अंदर जाने के बाद कुछ अजीब चीज हुई, जिसके चलते रॉन और हैरी के दीवार के पार जाने से पहले ही वो दीवार ठोस बन चुकी थी। हालांकि इस चीज से निपटने के लिए उन दोनों ने एक रास्ता चुना जिसका नतीजा जानलेवा साबित होने वाला था, क्योंकि मिस्टर वीजली की पुरानी फोर्ड एंग्लिया को उड़ाकर उन दोनों ने बादलों की सवारी करते हुए हॉगवर्ट्स का रास्ता तो ढूंढ लिया, मगर इतने लंबे सफर को पहली बार तय करने के चलते पुरानी फोर्ड एंग्लिया ने जाकर सीधा लड़ाकू पेड़ से ही टक्कर मार दी, जिसके चलते गुस्से से भरे हुए लड़ाकू पेड़ ने कार के साथ साथ रॉन और हैरी की हालत इतनी खराब कर दी कि वो मरते मरते बचे। हालांकि वहां से निकलने के बाद भी उनका सामना उस इंसान से हुआ जिसे वो किसी आम दिन भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब प्रोफेसर स्नेप ने उनकी जम के क्लास लगाते हुए उनके एडवेंचर के नुकसान गिनाए थे। जहाँ उड़ने वाली कार का आइडिया कितना बुरा था ये हैरी को तब पता चला जब उसने पहली बार डम्बलडोर के चेहरे पर उन्हें लेकर निराशा देखी। हालांकि जैसे तैसे गुरुद्वार की हेड प्रोफेसर मैगोनिगल से बचते हुए जब वो गुरुद्वार के कॉमन रूम में जा पहुंचे तब उन्होंने पाया कि सारे स्टूडेंट्स उनका स्वागत बड़े ही जोरों शोरों से कर रहे थे। कुछ के मुताबिक तो ये बहादुरी थी, वहीं पर कुछ के हिसाब से उन्होंने वो कर दिखाया था जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि पर्सी और हरमाइनी की नाराजगी को भांपते हुए जब वो दोनों आखिरकार अपनी डॉर्मेट्री में जा पहुंचे तब ना चाहते हुए भी नेविल और बाकी के गुरुद्वार के स्टूडेंट्स की बातें सुनते हुए उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही गई। चैप्टर 6 गिल्डरॉय लॉकहार्ट। हॉगवर्ट्स में वापस आने की मुस्कुराहट हैरी के चेहरे पर कुछ ही समय तक रही, क्योंकि अगली सुबह ग्रेट हॉल के अंदर ब्रेकफास्ट के समय ही अजीब घटनाएं होने लगी थी। 4 लंबी टेबलों पर तली हुई मछलियों के साथ साथ टोस्ट का पहाड़ लगा हुआ था, वही अंडों के साथ ताजा गोश्त की खुशबू सभी तरफ फैली हुई थी। हैरी और रॉन गुरुद्वार की टेबल के ऊपर हरमाइनी के पास बैठ गए, जिसके हाथों में वोयाक्स विद वैम्पायर्स की किताब थी। हालांकि उसने बड़ी ही सख्ती से दोनों से गुड मॉर्निंग कहा, जिससे हैरी समझ गया कि वो अभी भी उनके हॉगवर्ट्स में आने के तरीके से नाराज थी। वहीं पर अपने गोल से चेहरे और गोरे रंग के साथ नेविल उनका बड़े ही खुशी के साथ स्वागत कर रहा था। नेविल दरअसल वही लड़का था जिसके साथ हमेशा ही कुछ अजीब सी दुर्घटनाएं हुआ करती थी। हैरी आज तक ऐसे इंसान से कभी नहीं मिला था जिसकी याददाश्त नेविल जितनी खराब हो। हालांकि उसके अंदर एक बात जरूर थी जिसे हैरी बहुत ही पसंद करता था कि नेविल बहुत ही साफ दिल का लड़का था। पोस्ट आने का समय हो चुका है, मुझे लगता है दादी मेरा वो सामान भेज देगी जो मैं भूल आया हूँ। हैरी ने नाश्ता करना शुरू ही किया था तभी ऊपर से पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। लगभग 100 उल्लू ग्रेट हॉल के अंदर उड़ते हुए आ चुके थे। वही वो अब बड़बड़ाते सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अपने अपने पार्सल्स को डालने लगे। एक बड़ा सा पार्सल नेविल के सर से टकराया, वहीं पर एक पल के बाद ही एक बड़ी और भूरी चीज हरमाइनी के जग में गिर गई, जिसके चलते सभी के ऊपर दूध के छींटे उड़ गए। एरल! रॉन ने तुरंत ही फड़फड़ाते हुए एरल के पंखों से पार्सल को निकाल दिया। वहीं पर अब वो टेबल के ऊपर ही बेहोश पड़ा था। रॉन ने उसकी चोट से एक गीला वही लाल लिफाफा निकाला। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। नहीं, चिंता उसकी नहीं है। रॉन दरअसल अपने हाथों में पकड़े हुए लाल भड़क लिफाफे की ओर इशारा कर रहा था। हैरी को तो ये आम सा कागज लगा, लेकिन रॉन और नेविल उसे ऐसे घूरे जा रहे थे मानो वो कभी भी फट सकता है। क्या हुआ? क्या बात है? उन्होंने मुझे गुस्से से भरा हुआ भोपू भेजा है। रॉन, बेहतर होगा तुम इसे खोल लो। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मेरी दादी ने भी मुझे एक बार भेजा था जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था, और फिर वो भयानक था। भोपू क्या होता है? लेकिन रॉन का पूरा ध्यान उसी लाल चिट्ठी पे था जिसके कोनों से अब धुआं निकलने लगा था। इसे खोल लो, ये कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। रॉन ने अपने कांपते हुए हाथों के साथ उस लिफाफे को जैसे तैसे खोला, जिसके चलते नेविल ने तुरंत ही अपने कानों में उंगलियां ठोस दी। पल भर में ही हैरी समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे इसमें विस्फोट हो चुका है, क्योंकि अब एक जोरदार धमाके की आवाज पूरे ग्रेट हॉल में भर चुकी थी, जिसके चलते सीलिंग तक हिल चुकी थी। कार चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाता तो मुझे हैरानी नहीं होती। जब तक तुम मेरी पकड़ में नहीं आते तब तक खैर मनाओ। मुझे नहीं लगता तुमने इस बारे में एक बार भी सोचा होगा कि कार को गायब होता देख तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे। अगली बार अगर ऐसा किया तो
कान पकड़ के घर ले आऊंगी रोनाल्ड वीजली। मिसेस वीजली की चीखें आमतौर के मुकाबले 100 गुना तेज थी, जिसके चलते टेबल पर रखी हुई प्लेटें और चम्मचें खड़खड़ाने लगी। पूरे हॉल के बच्चे मुड़ मुड़ के उनकी ओर देख रहे थे कि आखिरकार भूपू किसके नाम आया है। शर्म के मारे रॉन अब इतना नीचे झुक चुका था कि उसका बस लाल सिर दिखाई दे रहा था। कल रात को डम्बलडोर का खत मिला। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे डैड शर्म के मारे मर जाएंगे। हमने तो तुम्हें इस तरीके के संस्कार नहीं दिए। तुम्हारी और हैरी दोनों की जान जा सकती थी। हैरी यही सोच रहा था कि उसका नाम कब आएगा। हालांकि वो खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मानो उसने ये कानों को फाड़ देने वाली आवाज सुनी ना हो। तुमने ये बहुत गलत किया है रोनाल्ड। ऑफिस में तुम्हारे डैड से पूछताछ हो रही है। ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफी के चलते हो रहा है। पूरे हॉल में पूरी तरीके से शांति छा गई। रॉन के हाथों से पहले ही फिसला हुआ वो लिफाफा अब आग की लपटों में राख बन गया। हैरी और रॉन पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। वहीं पर कुछ ही लोग अब हंसने लगे, जिसके चलते तुरंत बाद पूरे ग्रेट हॉल के अंदर शोर शराबा वापस शुरू हो गया। हरमाइनी ने अपनी किताब को बंद करते हुए रॉन के सर को देखा। रॉन, मैं नहीं जानती थी कि तुम क्या उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तुमने अब ये मत कहना कि मेरी हरकत ही ऐसी थी। हैरी ने अपने नाश्ते की प्लेट को खिसका दिया। ऑफिस के अंदर मिस्टर वीजली की जांच हो रही थी। मिस्टर वीजली और मिसेस वीजली ने इन गर्मियों में उसके लिए इतना कुछ किया था, इसके बाद भी, लेकिन उसे इस बारे में ज्यादा सोचने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि तभी प्रोफेसर मैगोनिगल टाइम टेबल को बांटने के लिए गरुड़द्वार की टेबल पर आ गई। हैरी ने उसे अपने हाथों में लेते हुए पाया कि उन्हें जड़ी बूटियों के क्लास को मेहनत कश के बच्चों के साथ पढ़ना है। कुछ ही देर के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी एक साथ ग्रेट हॉल से बाहर निकलते हुए बगीचे को पार करके ग्रीन हाउस की ओर बढ़ने लगे। कम से कम भोपू ने एक अच्छी चीज तो की थी। हरमाइनी को लगा कि अब उन दोनों को काफी सजा मिल चुकी है, जिसके चलते अब वो उनसे नॉर्मल बर्ताव करने लगी थी। जब वो ग्रीन हाउस के नजदीक आ पहुंचे तब उन्होंने पाया कि अब बाकी के बच्चे भी ग्रीन हाउस के बाहर खड़े होते हुए प्रोफेसर स्प्राउट का इंतजार कर रहे थे। तीनों वहाँ पर आकर खड़े ही हुए थे। तभी प्रोफेसर स्प्राउट उन्हें लॉन के पार से आते हुए दिखाई दी, लेकिन उनके साथ गिल्डरॉय लॉकहार्ट भी थे। अपने आप को अपराधी की नजर से देखते हुए हैरी ने उस दूर खड़े हुए लड़ाकू पेड़ की ओर देखा, जिसकी टहनियों पर अब बहुत सारी सफेद पट्टियां बंधी हुई थी। प्रोफेसर स्प्राउट एक गोल मटोल नाटी जादूगरनी थी, जो अपने उड़ते हुए बालों पर हैट पहना करती थी। वैसे तो आमतौर पर उनके कपड़ों पर बहुत सारी मिट्टी हुआ करती थी। वही उनके नाखून ऐसे हुआ करते थे जिन्हें देखकर आंट पिटूनिया तो बेहोशी हो जाती, मगर इस बार उनके भी दोनों हाथों में सफेद पट्टियां बंधी हुई थी। वही दूसरी तरफ गिल्डरॉय लॉकहार्ट अपने सुनहरे लहराते हुए बालों के साथ चमकती हुई पोशाक के साथ आकर्षक दिख रहे थे। ओह हेलो, मैं बस प्रोफेसर स्प्राउट को ये दिखा रहा था कि लड़ाकू पेड़ का इलाज करने का सही तरीका क्या होता है। लेकिन अब तुम ये मत सोचने लग जाना कि मुझे उनसे ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान है। हालांकि मुझे अपनी यात्राओं में बहुत से अजीब चीज देखने का मौका मिला है। बच्चों, आज हम ग्रीन हाउस नंबर 3 में चलेंगे। प्रोफेसर स्प्राउट आमतौर पर काफी खुश रहती थी, मगर आज वो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी लग रही थी। स्टूडेंट्स के बीच में बेचैनी सी भरी हुई फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बस ग्रीन हाउस नंबर 1 में ही काम किया था। ग्रीन हाउस नंबर 3 में ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक पौधे थे। प्रोफेसर स्प्राउट ने चाबी को निकालते हुए जैसे ही दरवाजे को खोला, हैरी को तुरंत ही गीली मिट्टी और खाद की खुशबू आई, जो कि वो खुशबू अब छत पे उल्टे लटके हुए नुकीले फूलों के साथ मिल चुकी थी। वो रॉन और हरमाइनी के साथ अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तभी लॉकहार्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैरी, मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर स्प्राउट, अगर हैरी 2 मिनट लेट आए तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? प्रोफेसर स्प्राउट के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बुरा मानेंगी, मगर लॉकहार्ट ने उनके जवाब को बिना सुने ही कह दिया, ये हुई ना बात, हम अभी आए। और उसने तुरंत ही ग्रीन हाउस का दरवाजा उनके ही मुंह पर बंद कर दिया। हैरी 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 पूरी तरीके से हैरान था, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जैसे ही मैंने सुना, जाहिर है ये मेरी ही गलती थी। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं अपने खुद को ही लात मारूं। हैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। वो ये पूछने ही वाला था, लेकिन तभी लॉकहार्ट बोल पड़े। मुझे तो याद भी नहीं होगा कि मुझे इतना बड़ा झटका कब लगा होगा। हॉगवर्ट्स में कार उड़ा कर आना। देखो, मैं तुरंत ही समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। 1 मील दूर से ही ये बात समझ आ रही थी। हैरी हैरी हैरी, ये बहुत ही बड़ी बात थी कि लॉकहार्ट चुप रहते समय भी मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखा सकते थे। मैंने तुम्हें शोहरत का स्वाद चखा दिया है ना? तुम्हें चस्का लगा दिया है। तुम्हारी तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पे छप गई, दोबारा अखबार में छपने से तुमसे रहा ही नहीं गया, है ना हैरी? नहीं प्रोफेसर, देखिए। हैरी हैरी हैरी, मैं समझ सकता हूँ, ये स्वाभाविक है। एक बार स्वाद चखने के बाद तुम थोड़ी और शोहरत चखना चाहते हो,
और इसके लिए मैं पूरी तरीके से दोष खुद को देता हूँ कि मैंने तुम्हें इसका एहसास दिलाया। हालांकि इसका तुम्हारे दिमाग पर चढ़ना स्वाभाविक था, लेकिन देखो बच्चे, तुम उड़ने वाली कार का इस्तेमाल करते हुए लोगों की नजरों में नहीं चढ़ सकते। थोड़ा धीरज रखो, ठीक है? जब तुम बड़े हो जाओगे तब इस सब के लिए बहुत समय होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। लॉकहार्ट के लिए ये ठीक है, वो तो पहले से ही इंटरनेशनली फेमस जादूगर है, लेकिन जब मैं 12 साल का था तब मैं भी उतना ही सामान्य था जितना कि तुम हो। दरअसल मैं तो ये कहूँगा कि मैं तुमसे भी ज्यादा सामान्य था। मेरा मतलब है कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है ना? तुम जानते हो कौन वाले मामले को लेकर? उन्होंने हैरी के माथे के बीच में बने हुए निशान की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूँ हैरी, मैं जानता हूँ ये उतना अच्छा तो नहीं है जितना चुड़ैल साप्ताहिक सर्वप्रिय मुस्कान का लगातार 5 बार विजेता होना, जो कि मैं हूँ, लेकिन ये बस शुरुआत है हैरी, ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने हैरी की ओर देखते हुए आंख मारी और वो वहाँ से चले गए। हैरी कुछ पलों तक बस सोचता रहा, फिर उसे अचानक से याद आया कि उसे तो ग्रीन हाउस में होना चाहिए, इसलिए उसने दरवाजे को खोला और चुपचाप अंदर चला गया। प्रोफेसर स्प्राउट ग्रीन हाउस के बच्चों के बीच एक बेंच जैसे ढांचे के पीछे खड़ी थी, जिसके ऊपर लगभग 2 जोड़ी रंगी बेरंगी कान रक्षक यंत्र पड़े हुए थे। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ खड़ा हो गया तब वो बोल पड़ी, आज हम मंत्र कवच को जमीन में गाड़ना सीखेंगे। मंत्र कवच की खूबियां किसी को मालूम है? ये जानकर किसी को हैरानी नहीं हुई कि हरमाइनी का हाथ सबसे ऊपर खड़ा था। मंत्र कवच या कहे मैंडगोरा किसी मंत्र से बेजान किए गए लोगों को पहले जैसा बना देता है। ये उन लोगों को भी पहले जैसा बना देता है जिन्हें श्राप दिया गया हो या जिनका रूप परिवर्तन किया गया हो। एक्सीलेंट, गुरुद्वार को 10 पॉइंट्स। मंत्र कवच ज्यादातर जहर निकालने वाले काढ़ों का एंटीडोट है, लेकिन ये खतरनाक भी है। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? जब एक बार फिर से हरमाइनी का हाथ खड़ा होने लगा तब वो हैरी के चश्मे से टकराते टकराते बचा, क्योंकि मंत्र कवच की तेज चीख सुनने वाला मर भी सकता है। बिल्कुल सही, गुरुद्वार को 10 पॉइंट्स। अब हमारे पास अभी जो मंत्र कवच है वो अभी बहुत छोटे हैं। बहुत सी गहरी ट्रेज रखी हुई थी जिनकी ओर इशारा करते हुए प्रोफेसर स्प्राउट बोल रही थी। वही उसके पास ही में पर्पलिश ग्रीन कलर के कई सारे पौधे रखे हुए थे। हालांकि वो दिखने में बहुत ही आम नजर आ रहे थे, लेकिन हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्र कवच की तेज चीखों के बारे में हरमाइनी का मतलब क्या था। सब अपने अपने कान रक्षक पहन लो, और जब मैं तुम्हें इसे पहनने के लिए कह रही हूँ तब ध्यान देना कि तुम्हारे कान ठीक तरीके से ढके हुए हैं। जब उन्हें उतारने का सुरक्षित समय होगा तब मैं तुम्हें अपना अंगूठा ऊपर दिखाते हुए इशारा दे दूंगी, ठीक है? चलो अब अपने अपने कान रक्षक पहन लो, जल्दी। हैरी ने जैसे ही अपना कान रक्षक पहना उसे सुनाई देना पूरी तरीके से बंद हो गया। प्रोफेसर स्प्राउट ने टेबल पर रखे हुए एक गुच्छेदार पौधे को कस कर पकड़ा और उसे जोर से उखाड़ दिया। हैरी के मुंह से तुरंत ही एक जोरदार चीख निकल गई, जो कि जाहिर सी बात है कि किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि अब प्रोफेसर स्प्राउट के हाथों में कीचड़ में लिपटा हुआ एक बदसूरत सा बच्चा निकल आया था। पत्तियां उसके सर से उग रही थी, मगर ये जाहिर था कि वो अपने फेफड़ों की जी जान लगाते हुए चीख रहा था। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी टेबल के नीचे से एक बड़ा सा गमला बाहर निकाला और उसमें उस मंत्र कवच के तेजी से चीखने वाले पौधे को गाड़ दिया, जिसके बाद वो उसके अंदर तब तक मिट्टी डालती रही जब तक उसकी डालीदार पत्तियां ही बाहर न रह गई। जिसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी अंगूठा ऊपर दिखाते हुए सबको इशारा किया और अपना कान रक्षक भी उतार दिया, जो कि हमारे मंत्र कवच अभी भी बहुत छोटे हैं, हालांकि उनकी चीखें अभी भी तुम्हें बेहोश कर सकती है। इसलिए इनके साथ काम करते हुए अपने अपने कान रक्षकों को ठीक से पहनना। जब उन्हें उतारने का समय होगा ध्यान देना, तभी मैं इशारा करूंगी। एक ट्रे पर 4 लोग काम करेंगे प्लीज। यहाँ पर बहुत सारे गमले हैं, वहाँ बोरों में खाद रखी हुई है, और हाँ, जहरीले टेंटिकुला से बच के रहना, उसके अभी अभी दांत निकल रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी के ट्रे में मेहनत कश का एक घुंघराले बालों वाला लड़का भी काम कर रहा था। हैरी उसकी शक्ल जानता था, मगर उसने कभी उससे पहले बात नहीं की हुई थी। मेरा नाम जस्टिन फ्लिंच फ्लेचली है। जाहिर है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना, मशहूर हैरी पॉटर, और तुम हरमाइनी ग्रेंजर, हर विषय में अव्वल, और आप रॉन वीजली, वो उड़ने वाली कार आपकी थी, है ना? हालांकि ये सुनते हुए रॉन नहीं मुस्कुराया, क्योंकि जाहिर है वो अब तक भोपू की फटकार को भूला नहीं था। लॉकहार्ट भी एक कमाल की चीज है ना? ये बात जस्टिन ने खुशी खुशी कही जब वो अपने गमलों में ड्रैगन के गोबर का खाद डाल रहे थे। गजब के बहादुर इंसान है। क्या तुम लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी है? अगर मुझे टेलीफोन बूथ में वेयरवुल्फ ने घेर लिया होता तो मैं डर के मारे ही मर जाता, लेकिन उन्होंने तो बस ठंडे दिमाग से काम लिया और बस
जिप जैप झटैक, बहुत ही शानदार। तुम लोगों को पता है मुझे ईटन में भी एडमिशन मिल रहा था, लेकिन मैं बता ही नहीं सकता कि वहां जाने की बजाय यहाँ आके मैं कितना खुश हूँ। हालांकि मेरी माँ बहुत निराश हुई थी, लेकिन जब मैंने उन्हें लॉकहार्ट की किताबें पढ़वाई तब उन्हें समझ आया कि परिवार में एक फुल्ली ट्रेन जादूगर का होना कितना जरूरी है। इसके बाद उन्हें बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने अपने कान रक्षकों को एक बार फिर से पहन लिया था। अब उन्हें अपने मंत्र कवच के पौधों पर ध्यान देने की जरूरत थी। प्रोफेसर स्प्राउट ने इस काम को बहुत ही आसानी से कर दिया था, लेकिन इनके लिए ये इतना आसान नहीं था। मंत्र कवचों को जमीन से बाहर आना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अगर वो एक बार बाहर आ गए तो उन्हें वापस जमीन में भी जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब वो झटपटा रहे थे, अपने छोटे छोटे हाथ पैरों के साथ मुक्के चला रहे थे, नुकीले दांतों को किटकिटा रहे थे। एक मंत्र कवच को गमले में गाड़ने के लिए हैरी को लगभग 10 मिनट का समय लगा, जिसके चलते क्लास के खत्म होने तक हैरी भी बाकियों की तरह पसीने में लिपट चुका था। उसका पूरा शरीर मिट्टी में सना हुआ था। वही अब दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। वो सारे तुरंत ही गरुड़द्वार में अपने अपने कमरों में गए ताकि वो अपने आप को साफ करते हुए रूप परिवर्तन की क्लास की ओर आगे बढ़ सके। प्रोफेसर मैगोनिगल की क्लास में हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती थी, मगर आज की क्लास निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि हैरी ने पिछले साल जितना कुछ भी सीखा था वो गर्मियों की छुट्टियों में उसके दिमाग से खिसक कर बाहर निकल गया है। उसे एक बीटल कीड़े को बटन में बदलना था, लेकिन वो पूरा समय बस अपने बीटल से एक्सरसाइज करवाता रहा, क्योंकि बीटल उसकी छड़ी से बचते हुए बार बार इधर से उधर कूद रहा था। हालांकि रॉन की हालत तो उससे भी बुरी थी, क्योंकि उसने भले ही अपनी छड़ी को सेलो टेप से जोड़ दिया था, मगर ऐसा लग रहा था कि जो नुकसान उसकी छड़ी को पहुंचा था वो रिपेयर करने के भी पार चला गया है, क्योंकि अब उसकी छड़ी किसी भी समय चिरचिराते हुए चिंगारियां निकाल रही थी। जब भी वो अपने बीटल के ऊपर रूप परिवर्तन का प्रयोग करने लगता था, तब उसकी छड़ी उसके आसपास मोटे धुएं से भरे हुए बादलों को बना देती थी, जिसमें से सड़े हुए अंडों की बदबू आया करती थी। जहाँ अपनी इसी हालत के चलते रॉन ने गलती से अपने बीटल को अपनी ही कोहनी से कुचल दिया, जिसके चलते उसे एक नया बीटल देना पड़ा। जाहिर है इस बात से प्रोफेसर मैगोनिगल तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हालांकि जैसे ही लंच की बेल बजी, हैरी को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब उसका अपना दिमाग किसी निचोड़े हुए स्पंज की तरह उसे लग रहा था। हर एक स्टूडेंट लाइन करते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गया, सिवाय उसके और रॉन के, जो कि अब अपनी छड़ी को जोर जोर से टेबल पर पटक रहा था। बेवकूफ, बेकार, ये तो बकवास है। घर पर खत भिजवा कर दूसरी मंगवा लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ताकि वहाँ से एक और भूपू आए ये चिल्लाते हुए कि ये भी मेरी ही गलती की वजह से टूटी है। लंच के लिए आगे बढ़ते हुए अब रॉन का मूड और भी ज्यादा खराब हो चुका था। हरमाइनी ने उन्हें बेहतरीन कोट का बटन दिखाया, जो कि उसने रूप परिवर्तन मंत्र के जरिए बनाया था। आज दोपहर कौन सी क्लास है? गुप्त कलाओं से रक्षा। लेकिन तभी रॉन ने हरमाइनी के हाथों से उसके टाइम टेबल को छीनते हुए पूछा, तुमने अपनी टाइम टेबल के आगे लॉकहार्ट की सारी क्लासेस के आगे दिल क्यों बनाए है? हरमाइनी ने उसके हाथों से तुरंत ही अपने टाइम टेबल को वापस अपने हाथों में छीन लिया, क्योंकि अब उसका चेहरा लाल रंग से भर चुका था। कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपना अपना लंच खत्म कर दिया और वो बाहर टहलने के लिए निकल गए, जो कि अब आसमान साफ बादलों से भरा हुआ था। जहाँ हरमाइनी ने एक बार फिर से अपने हाथों में पकड़ी हुई वोयाक्स विद वैम्पायर्स की किताब को खोलते हुए अपना मुंह उसी में छुपा लिया। वहीं पर हैरी और रॉन कुछ देर तक क्विडिच को लेकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी हैरी को एहसास हुआ कि उससे कोई घूर रहा है। जब उसने अपना सिर उठा के देखा, तब उसके पीछे चूहे जैसी शक्ल वाला वही लड़का दिखाई दिया जिसे उसने कल रात को बोलती टोपी पहने हुए देखा था। वो अब हैरी को इतनी बारीकी से देख रहा था, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि वो किसी पत्थर की मूर्ति में बदल गया है। वही उसके हाथों में एक सामान्य मगलुओं के कैमरा की तरह कुछ चीज थी। हेलो, कैसे हो हैरी? मैं कॉलिन क्रीवी हूँ। मैं भी गरुड़द्वार में हूँ। अगर तुम्हारी एक फोटो निकालूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? फोटो? हाँ, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं तुमसे मिला था। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सबने मुझे बता दिया है कि तुम जानते हो कौन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तब तुम किस तरह से बच गए थे, किस तरह वो गायब हो गया और किस तरह तुम्हें वो बिजली जैसा माथे पर निशान मिला। और मेरे कमरे में रहने वाले एक लड़के का कहना है कि अगर मैं फिल्म को सही कांटे में डालकर धोऊंगा तो फोटो हिलने लगेगी। यहाँ पर अच्छी रोशनी है ना? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जो अजीब हरकतें करता हूँ वो जादू है, जब तक मुझे हॉगवर्ट्स से खत नहीं मिला। मेरे डैड एक मिल्कमैन हैं, उन्हें तो इस पर यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए मैं घर पर भेजने के लिए कुछ तस्वीरें खींच रहा हूँ। और ये सचमुच अच्छा रहेगा अगर मैं तुम्हारी एक फोटो खींच लूँ। अगर मैं बस तुम्हारे पास खड़ा रहूँ तो तुम्हारा दोस्त हमारी तस्वीर खींच सकता है। और क्या तुम उस पर ऑटोग्राफ दोगे? ऑटोग्राफ वाली फोटो? तुम अब अपनी तस्वीरों पर ऑटोग्राफ भी देने लगे, पॉटर। ड्रेको मैल्फॉय अब अपनी शेकी बकते हुए अपने दो सांड जैसे दोस्त क्रैब और गोयल के साथ वहाँ पर आ चुका था। चलो सभी लोग लाइन में लग जाओ। हैरी
पॉटर अपने ऑटोग्राफ वाले फोटोज बांट रहा है। नहीं, मैं नहीं बांट रहा हूँ। शट अप मैलफॉय, तुम बस जल रहे हो। जल रहा हूँ मैं? किससे? मैं तो अपने माथे पर एक गंदा निशान नहीं चाहता। थैंक्स, लेकिन मैं नहीं मानता कि अपने दिमाग पर एक घाव होने से कोई खास बनता है। मैलफॉय, गूंगे खाओ ध्यान से वीजली। अब तो तुम कोई बखेड़ा नहीं चाहते, वरना तुम्हारी माँ यहाँ आके तुम्हें स्कूल से ले जाएगी। अब अगर तुमने एक और गलत कदम उठाया तो देख लेना। इतना सुनते ही वहाँ पर खड़े हुए सभी नाग शक्ति के स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे। वीजली को तुम्हारे ऑटोग्राफ वाला फोटो जरूर पसंद आएगा पॉटर, वो उसके पूरे घर से ज्यादा कीमती होगा। रॉन ने तुरंत ही अपनी सेलो टेप लगी हुई छड़ी को बाहर निकाला ही था, तभी हरमाइनी ने अपनी किताब को बंद करते हुए कहा, वाह उधर देखो। क्या यहाँ चल क्या रहा है? आखिरकार कौन अपने ऑटोग्राफ वाली फोटोज को बांट रहा है? हैरी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी लॉकहार्ट ने हैरी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ओह तो हमारी मुलाकात एक बार फिर से हो गई हैरी। हालांकि इस चीज के चलते शर्मसार होते हुए हैरी ने पाया कि अब मैलफॉय दांत निकालते हुए भीड़ में शामिल हो चुका है। चलो भी कॉलिन, इससे अच्छी बात क्या होगी कि तुम हम दोनों की तस्वीरें खींचो और हम दोनों ही उस पर अपना अपना ऑटोग्राफ दे दे। कॉलिन ने तुरंत ही हड़बड़ाहट में कैमरे से फोटो खींच ली, लेकिन तभी पीछे से बेल की आवाज सुनाई दी, इसके चलते दोपहर की क्लास का समय हो गया। अब आप लोग जल्दी से अपने अपनी क्लास की ओर बढ़िए। चलिए। इतना कहते हुए वो हैरी को लेकर किले के अंदर बढ़ने लगा। हैरी को मानो ऐसा लग रहा था कि वो काश कोई अच्छा सा अदृश्य करने वाला मंत्र जानता होता, क्योंकि वो अभी भी लॉकहार्ट के बगल में जकड़ा हुआ था। समझदार के लिए इशारा काफी होता है हैरी। मैंने आज तो क्रेवी के सामने बात संभाल ली। अगर वो मेरा भी फोटो खींचेगा तो तुम्हारे साथ ही के स्टूडेंट्स ऐसा नहीं सोचेंगे कि तुम हवा में उड़ने लगे हो हैरी। हैरी की दबी हुई आवाज को नजरअंदाज करते हुए वो अब उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर ले जा रहा था। मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हारे करियर के इस मोड़ पर तुम्हारा तस्वीरें और ऑटोग्राफ देना समझदारी नहीं है हैरी। अगर साफ कहा जाए तो ऐसा दिखने लगता है कि तुम्हें घमंड हो रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर ऐसा भी समय आ जाए जब तुम्हें मेरी तरह अपने साथ बहुत सारे फोटोज रखने पड़े, लेकिन तब तक मुझे नहीं लगता तुम अभी भी उस मुकाम पर पहुंचे हो। लॉकहार्ट की क्लास में पहुंचने के चलते आखिरकार उसने हैरी को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया, जिसके चलते हैरी ने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और वो सबसे पीछे की लाइन में जाकर बैठने के लिए दौड़ गया। वो अपने बेंच के ऊपर लॉकहार्ट की सारी किताबों का ढेर लगाने में जुट गया, ताकि वो असली लॉकहार्ट को देखने से बचा रहे। बातें करते करते बाकी के स्टूडेंट्स भी अंदर आ गए और हरमाइनी और रॉन भी हैरी के अगल बगल में ही बैठ गए। तुम्हारा चेहरा ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर कोई भी ऑमलेट बना सकता है। बेहतर होगा अगर क्रेवी जिनी से ना मिले, वरना वो दोनों मिलकर हैरी पॉटर फैन क्लब शुरू कर देंगे। ओह चुप रहो। हैरी बिल्कुल नहीं चाहता था कि लॉकहार्ट हैरी पॉटर फैन क्लब की बातें सुने। जब पूरी क्लास बैठ गई तब लॉकहार्ट ने जोर से अपना गला साफ किया और उसने नेविल के हाथों में पकड़ी हुई ट्रैवल विद ट्रोल्स की किताब को पकड़ते हुए कहा, जिसके कवर पेज पर उन्हीं की तस्वीर आंख मारते हुए छपी हुई थी। मैं गिल्डरॉय लॉकहार्ट, मर्लिन संस्था पास 3rd क्लास, गुप्त शक्ति संस्था का सम्माननीय सदस्य और चुड़ैल साप्ताहिक सर्वप्रिय मुस्कान का 5 बार विजेता। लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। खतरनाक चुड़ैलें मुस्कान देखकर थोड़ी ना भागती है। वो अब राह देख रहा था कि सभी लोग कब हंसेंगे, मगर कुछ ही स्टूडेंट्स को छोड़कर किसी के मुंह पर भी मुस्कान नहीं आई। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम सभी ने मेरी सारी किताबों के सेट को खरीद लिया है। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा आज हम एक छोटी सी क्विज के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी किताबें कितने अच्छे से पढ़ी हुई है। पूरी क्लास में टेस्ट पेपर्स को बांटने के बाद वो सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हारे पास 30 मिनट है, शुरू कर दो अभी। हैरी ने अपने टेस्ट पेपर पर नजर डाली तो वहाँ पर लिखा हुआ था, गिल्डरॉय लॉकहार्ट का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? गिल्डरॉय लॉकहार्ट का सीक्रेट एम्बिशन क्या है? आपके मुताबिक गिल्डरॉय लॉकहार्ट की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? ऐसे सवालों की सूची अगले 3 पन्नों तक आगे बढ़ती रही, जिसमें से सबसे आखिर का सवाल ये था कि गिल्डरॉय लॉकहार्ट का जन्मदिन कब है और उनके लिए बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है। ठीक आधे घंटे के बाद लॉकहार्ट ने उन सभी की कॉपीज को इकट्ठा करते हुए अलट पलट के देखा।
तुम में से शायद किसी को याद नहीं रहा कि मेरा सबसे पसंदीदा रंग नीला है। मैंने ये ईयर विद द येती किताब में बताया है और तुम में से तो कई लोगों को वंडरिंग विद वेयरवुल्व्स की किताब को और भी ध्यान से पढ़ना होगा। मैंने उसके चैप्टर 12 में साफ साफ कहा है कि मेरे जन्मदिन का बेहतरीन तोहफा जादूगरों और मगलुओं के बीच का सद्भाव होगा। हालांकि पुरानी ओगडेन की फायर विस्की की बड़ी बोतल के लिए मैं मना नहीं करूंगा। लॉकहार्ट अब बस इतना कहते हुए आंख मार रहा था, जिसे देखकर रॉन अब बस उन्हें घूर रहा था। वहीं पर डीन थॉमस और सीमस फिनिगन आपस में ही चुपके से हंसे जा रहे थे। दूसरी तरफ हरमाइनी उनकी सारी बातों को बड़े ही प्यार से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका नाम लिया वो चौंक गई। बस मिस ग्रेंजर जानती है कि मेरा छुपा हुआ एम्बिशन क्या है, बुराई की दुनिया को खत्म करना और अपने खुद के बनाए गए हेयर केयर कार्डों को दुनिया भर में बेचना। गुड गर्ल, पूरे के पूरे नंबर्स। कहा है मिस ग्रेंजर। हरमाइनी ने तुरंत ही अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर उठाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसके लिए गुरुद्वार को 10 पॉइंट्स। और अब असली काम की बातें। लॉकहार्ट ने आगे बढ़ते हुए एक बड़े से पिंजरे को अपनी टेबल पर रख दिया। अब जरा ध्यान से सुनो, मेरा काम है तुम्हें जादुई दुनिया के सबसे बुरे जीवों के खिलाफ प्रशिक्षण देना। इस कमरे में तुम्हारा सामना सबसे भयानक जीवों से होगा, लेकिन बस इतना जान लो कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बस तुम लोगों को शांत रहना है। ना चाहते हुए भी हैरी अपने किताब की ढेर के आगे झुका ताकि वो अच्छे से पिंजरे को देख सके। लॉकहार्ट ने जैसे ही पिंजरे पर ढके हुए कपड़े पर हाथ रखा, डीन और सीमस की हंसी मानो गायब हो गई। वही नेविल भी अब पूरे नजारे को घबराते हुए देख रहा था। बस इतना ध्यान देना कि तुम चीख ना पड़ो, क्योंकि इससे वो चिढ़ जाएंगे। जैसे ही लॉकहार्ट ने पर्दे को हटाया, पूरी क्लास में सन्नाटा फैल गया। हाँ, अभी अभी नए नए पकड़े गए ताजा ताजा पिशाच। सीमस अपने आप को रोक ना सका और वो जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, ये कुछ खास खतरनाक तो नहीं दिखते हैं, है ना? इतना भरोसा? नन्हे पिशाच बहुत उत्पात मचा सकते हैं मिस्टर फिनिगन। वो पिशाच मानो बिजली की तरह नीले और 8 इंच ऊंचे थे। उनके चेहरे नुकीले और आवाज मानो इतनी चिड़चिड़ी थी कि मानो बहुत से तोते चिड़चिड़ा रहे हो। जैसे ही पिंजरे के ऊपर का पर्दा हटाया गया, उन्होंने अंदर ही फड़फड़ाना शुरू कर दिया था और वो अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को चिढ़ाने लगे थे। तो फिर ठीक है, आओ देखते हैं कि तुम इनका सामना कैसे करते हो। इतना कहते ही उन्होंने पिंजरे को जोर से खोल दिया। नन्हे पिशाचों के बाहर निकलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अब वो चारों तरफ से रॉकेट की तरह उड़ने लगे थे। 2 पिशाचों ने नेविल के कानों को पकड़कर उसे हवा में ही उठा लिया। कुछ तो खिड़की की कांच को फोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल गए और उन्होंने पीछे बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर टूटे हुए कांच की बारिश कर दी। वहीं पर बाकी के पिशाच पूरी क्लास में तोड़फोड़ करने में जुट गए थे। सभी तरफ सियाही की बोतलों को उड़ेला जा रहा था और किताब के पन्नों को फाड़ने का काम शुरू था। गर्दिश अब इतनी मच चुकी थी कि कुछ ही पलों के बाद आधी क्लास टेबलों के नीचे छुप गई थी। वहीं पर नेविल अब छत पर लटके हुए झूमर से लटक रहा था। ओह चलो चलो भी, आगे आकर पकड़ कर दिखाओ, नन्हे पिशाच ही तो है। उन्होंने इतना कहते हुए अपनी छड़ी ऐसी निकाली जैसे मानो वो सब कुछ ठीक ही कर देगी। पापी पिशाचम मुक्ति प्रदानम। लेकिन इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ। एक पिशाच ने लॉकहार्ट की छड़ी छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी, जिसे देखकर लॉकहार्ट ने भी टेबल के नीचे छलांग लगा दी। वहीं पर कुछ ही पलों के बाद झूमर के टूटने के चलते नेविल धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा, जहाँ तभी बेल की रिंग बजी, जिसके चलते सभी स्टूडेंट्स क्लास के बाहर पागलों की तरफ भागने लगे। जिसे देखकर लॉकहार्ट वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए और हैरी, हरमाइनी और रॉन की ओर देखते हुए बोल पड़े, देखो तुम बाकी के पिशाचों को पिंजरे में बंद कर देना, ठीक है? इतना कहकर ही वो वहाँ से 9-2-11 हो गए। क्या अब भी तुम उनकी बातों पर विश्वास करती हो हरमाइनी? हरमाइनी ने स्थिर करने वाले मंत्रों के सहारे 2 पिशाचों को पिंजरे के अंदर डालते हुए कहा, वो तो बस हमें थोड़ा असली एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। क्या सचमुच? हरमाइनी, उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे थे। ये बकवास है। क्या तुमने उनकी किताबें नहीं पढ़ी? जरा उन कमाल के कारनामों को याद करो जो उन्होंने असलियत में किए हैं। ऐसा सिर्फ वो कहते हैं कि उन्होंने वो काम किए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आखिर तक बने रहने के लिए। अगर आपने वीडियो आखिर तक देख लिए, यानी कि आपको वीडियो पसंद आ चुकी है, तो फिर क्या कर रहे हो यार, फैला दो इसे अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच। साथ ही साथ आई नो इस बार
थोड़ा कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, मगर जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा अपना सेटअप अपग्रेड करने के पीछे लगा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटीज में वीडियो दे सकूं। देर हो सकती है लेकिन डोंट वरी, मैं कुछ अच्छा ही अपग्रेड करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। खैर, इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ चुकी है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके इसे लेकर क्या ओपिनियंस है। बाकी इसके अलावा अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो फिर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मैं हैरी पॉटर रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, तो फिर आप मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर 7 जल्दी से जल्दी डाल दूं तो फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में #chapter7 जरूर छोड़ते आना। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी ही जल्दी वीडियो अगली डाल दूंगा। बाकी खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखना, एंड आई विल सी यू सून। Nox.